कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आए थे ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि उन्होंने आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई थी। आइसोलेशन का मीनिंग ये होता है अलग थलग रहना, मतलब बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे। उसके बाद जो सेकंड उन्होंने स्टार्ट किया वो है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है कि अपने अंडर में किसी पर्सन को रखो और उसको अलग कर दो। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे किसी छोटे अंपायर को, किसी छोटे रूलर को अपना सबऑर्डिनेट बना लेना और उसको अलग कर देना, इसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी एंड amicability in relations between princely states and British with policy of subordinate isolation। अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स आए हैं, जो भी वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हो उनको आप एक कॉपी पे लिखकर याद कर लीजिए और अपनी नॉर्मल लाइफ में बोलना स्टार्ट कर दो उनको। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है कि जो कुछ वर्ड हमको थोड़े हिंदी के लगते हैं ज्यादा अच्छे, है ना, जो थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, उसको आप लिख लें अपनी कॉपी में और अपनी लाइफ में मतलब रोजाना बोलना स्टार्ट कर दें। जब ऐसा करोगे तभी ये वर्ड्स आप एग्जाम के टाइम में लिख पाओगे। ठीक है, जैसे ये लाइन वो अच्छी है, तो यहाँ पे देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने रियासतों और अंग्रेजों के बीच संबंधों में पारस्परिकता और सौहार्द की नीति को अधीनस्थ अलगाव की नीति के साथ बदल दिया। इसका मतलब क्या था कि जो लोग पहले मिलजुल कर रह रहे थे ना, अब उनको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स पहले एक साथ मिलकर यूनाइटेड थे, उन प्रिंसली स्टेट्स को अब अलग अलग कर दिया गया है। प्रिंसली स्टेट्स का मीनिंग उन स्टेट्स से होता है जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं थे, बट उन्होंने उनके साथ, यानी लोकल जो रूलर्स थे, प्रिंस थे, उनके साथ कोई ना कोई ट्रीटी कर ली थी। ट्रीटी का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट कर लिया है और फिर वो वहां पे रूल कर रहे हैं। तो होता क्या था इसके अंदर, अंडर दिस पॉलिसी as many as 145 native states in central India, नेटिव मतलब इंडिया की, लोकल 145 स्टेट के साथ इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ था। 20 इन राजपूताना। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि यार 145 स्टेट थी उस टाइम में राजा महाराजाओं की, अगर 145 ये थे तो उसके अलावा फिर बाकी कुछ तो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही था एरिया, तो कितने राजा महाराजा थे? तो बहुत सारे थे। जैसे कि अगर आप सोचोगे, ग्वालियर में अलग है, ठीक है, झांसी में अलग है, बुंदेलखंड में अलग है, अगर आपको थोड़ा नाम याद आ रहा हो, एमपी के हैं ये नाम। ठीक है, ऐसे अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के अंदर अगर आप देखोगे तो मुजफ्फरनगर, जो आपने एरिया नाम सुना होगा ना, वहां पे अलग रूलर है, बुलंदशहर में अलग रूलर है, मेरठ में अलग लोग हैं। ठीक है, लखनऊ का तो आपको मालूम ही होगा, अलग है, कानपुर, हैदराबाद। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे मोटे और बड़े भी रूलर थे और उनकी नंबर क्वांटिटी उस टाइम कितनी थी? 145। और बोल रहे हैं 20 तो अकेले राजस्थान वाले पार्ट में थे, जिसे हम पहले के टाइम में राजपूताना बोला करते थे। ठीक है, एंड अनदर 145 इन द काठियावाड़ रीजन वर ब्रॉट एक्चुअली bullied into submission by the company so that it could extract whatever advantage it wanted in terms of land, agriculture, produce or any kind of revenue for promoting its trade interest and multiplying profit। अब देखो आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि अब आपको लग रहा होगा कि अरे नंबर कम है, ज्यादा कैसे हो रहा है, तो बस ये समझ लीजिए कि ये जो नंबर है वो राजा महाराजाओं की बढ़ते और घटते रहते हैं। किसी ने कोई 2-3 एम्पायर जीत लिए तो सिंगल रूलर हो गया, फिर वो अलग हो गए तो फिर कई सारे 3 अलग अलग राज्य बन गए, इस तरीके से। अब इनको क्यों अंडर में लिया गया है? स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स का एक ही मतलब था कि ट्रेड करना है और ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। और मैक्सिमम प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब एरिया काफी ज्यादा हो उनके पास, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उनके पास काफी सारे हो, जिससे वो आसानी से अपने गुड्स बनाकर यहाँ पर बेचें
और रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाएं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हिंदी में आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको 2-3 बार एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखा हुआ है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ताकि वह शर्तों के अनुसार जो भी लाभ चाहता था उसे प्राप्त कर सके। और इनका मेन मोटिव क्या होगा, अपने व्यापार हितों को बढ़ावा देने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए भूमि, कृषि उपज या किसी प्रकार का राजस्व, यानी ये उस टाइम में मेन उनका अर्निंग सोर्स था, इस पर वो लोग फोकस कर रहे हैं। अगला है, सब्जेक्ट टू दिस लिमिटेड इंटरेस्ट द नेटिव सोवरेन वाज लेफ्ट अनइंटरवेंड इन एनी अदर मैनर। अब ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जहां पे फायदा कम होने वाला है उनको इन लोगों ने अपने अंडर में नहीं लिया। कहने वाली बात क्या है, जहां पे अलग छोड़ देने पर फायदा ज्यादा है तो वहां पे उन्होंने स्टेट को अलग छोड़ दिया, जहां पर स्टेट को अपने अंडर में लेने में फायदा ज्यादा है तो वहां पे उन्होंने स्टेट को अंडर में ले लिया। तो वही चीज लिखी हुई है, इस सीमित हित के अधीन देशी संप्रभु को किसी अन्य तरीके के बिना किसी हस्तक्षेप के छोड़ दिया गया था। यानी कहने वाली बात यह है कि फायदा लिमिटेड है, जब फायदा लिमिटेड है तो उन्होंने बोला भैया इंडिपेंडेंट बने रहो, साल में 1-2 बार हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया करना, इस तरह की पॉलिसी थी इनकी। द इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इनफेमस का मतलब आप जानते ही हो, कुख्यात बोलते हैं या फिर बदनाम बोल सकते हो आप, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लेके आए थे। कौन लेके आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, आइडिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? हाँ जी, लॉर्ड डलहौजी। बहुत सिंपल सी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, कि जिसके भी कोई लीगल हेयर यानी उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य या फिर वो एम्पायर किसमें मर्ज कर लिया जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। इतनी सी बात थी। तो देखिए यहाँ पे, द इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स whereby the company could take complete control and possession of a native state in case there was any problem of succession after the ruler's death or incapacity to rule। कहने वाली बात यह है कि अगर कोई लीगल हेयर नहीं है, रूल नहीं कर सकता है, या फिर कोई इनकैपेसिटी, पागल हो जाए, है ना, अंधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनकैपेबल हो जाएगा, तो उस केस में गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको अपने साथ मर्ज कर लेती थी। और ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स ने हमेशा ये बोला है कि हम भारतीयों की भलाई करने के लिए यहाँ पे रूल कर रहे हैं, नहीं तो उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वही क्या बोलना चाहते हैं, हम क्यों रूल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भारतीयों की भलाई करना चाहते हैं। व्हाइट वर्डन थ्योरी हमने पढ़ी होगी, एक नाम सुना कभी आपने, व्हाइट वर्डन थ्योरी? यस सर। है ना, इसका मतलब ये था कि वो व्हाइट रेस वाले लोग हैं और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम ब्लैक लोगों को ठीक करना था, हमको अच्छा बनाना, इसलिए वो हमारे लिए ऊपर रूल कर रहे हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। आगे देखिए, इवन आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट एंड annexation, isolation took place as the British never treated the princely state as a part of British Empire in India, ठीक है। और जब हम ये मान लेते हैं कि जब ये विलय वगैरह हो गए और ये जो एक आपने पढ़ा होगा कि जब फाइट हो गई थी फर्स्ट रिवॉल्ट वाली, उसके बाद कभी भी ब्रिटिश लोगों ने दोबारा से प्रिंसली स्टेट्स को अपने स्टेट में मर्ज करने वाला काम नहीं किया, उन्होंने उनको फ्री छोड़ दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है लेकिन तब भी मॉनेटरी बेनिफिट, जो मनी रिलेटेड बेनिफिट है वो किनको हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स को हो रहे हैं। Rather, what they did was they controlled each and every important aspect of administration and retained the princes for other regular affairs। इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने कह तो दिया हमें इंडिपेंडेंट छोड़ा, लेकिन छोड़ा नहीं है, है ना। कंट्रोल अभी भी किनका बना हुआ है, पूरी तरीके से कंट्रोल बना हुआ है ब्रिटिशर्स का। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे हमेशा हम लोग इंडियंस ने भी, जब हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमने भी जिन स्टेट्स को मर्ज किया, हमने बोला हमें सिर्फ 3 चीजें दे दो आप। क्या क्या मांगा हम लोगों ने, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, सिक्योरिटी एंड मनी, फाइनेंस। हमने हर स्टेट को बोला कि ये 3 चीजें दे दो बस, बाकी आप अपना देख लेना। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने क्या रखा था, ये 3 चीजें हमेशा अपने पास रखी कि किसी दूसरे स्टेट से क्या बातें करनी है, क्या ट्रीटी करनी है वो हम देखेंगे, सेफ्टी, आपकी सेफ्टी हम बना के रखेंगे,
एंड मनी, ट्रेड हम संभालेंगे बस। अब लोगों को लगा राजा महाराजाओं को कि यार बस यही तो मांग रहे हैं, और जब यही तो मांग रहे हैं वाली बात आई तो आप समझ ही रहे हो, है ना, कि भाई मामला ही गड़बड़ हो गया, पूरा का पूरा रूल कर लिया उन्होंने। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है जब भी किसी पे कंट्रोल करना है, नहीं तो आप नॉर्मल लाइफ में भी समझ लो कि अगर किसी को अपने अंडर में लेके आना है ना, तो आप उससे बस 3 चीजें छीन लो, उसकी बाहर आने जाने का मौका, ठीक है, देन मनी उसकी, कि भाई मनी हम, और सेफ्टी, कि हम सेफ्टी देंगे तुमको, तो बस गया काम से इंसान, है ना, फिर वो आपके अंडर में आ गया। तो वही काम इन्होंने भी किया था। ओके, तो इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, अगला है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस आपको मालूम ही होगा, जो मैंने अभी बात की थी वही यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी कि सब्सिडियरी अलायंस होता क्या है। तो लॉर्ड वेलेस्ली वाज सेंट इन इंडिया टू काउंटर द थ्रेट ऑफ नेपोलियन। अब देखो, नेपोलियन के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ आप, नेपोलियन बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है, क्या क्या जानते हो आप लोग नेपोलियन के बारे में? पढ़ा तो है ना, एनसीईआरटी पढ़ाई थी मैंने, नेपोलियन का जिक्र आया होगा आपके अंदर। हाँ, फ्रांस के अंदर है ना नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। 1804 ये वो ईयर है जब ये क्या बनता है, कंट्री का एक तरीके से सुप्रीम पावर बन जाता है। और 1804 से लेके 1815 तक, कब तक, 1804 से लेके 1815 तक नेपोलियन फ्रांस का एक से सबसे मेन पर्सन रहेगा और काफी सारी फाइट लड़ेगा। और फाइनली डिफीट कहाँ पे होती है लास्ट, कुछ याद है? बैटल ऑफ वाटरलू, नाम सुना था ये वाला? बैटल ऑफ वाटरलू लास्ट डिफीट होती है। उससे पहले एक था बैटल ऑफ लिप्जिंग, है ना, बैटल ऑफ लिप्जिंग, यहां से इसकी डिफीट स्टार्ट होती है और फाइनल डिफीट का हो जाती है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू। तो अब देखो वो टाइम कौन सा है, वो लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि नेपोलियन ही कंट्रोल कर ले, है ना, पूरे हर जगह पर। एक थ्रेट बना हुआ था दुनिया के अंदर, ठीक है, उस टाइम की बात की जा रही है। Who had reached Egypt and was planning to invade India via Red Sea। और यहाँ पे बात की जा रही है कि नेपोलियन ही सोच रहा था कि इंडिया पे अटैक करेंगे, ठीक है। Wellesley decided that the best way to counter Napoleon was to make sure that he got no assistance from any Indian ruler। और फिर वेलेस्ली ने सोचा कि यार अगर इंडिया के अंदर कोई भी इसकी हेल्प नहीं करेगा तो डेफिनेटली इंडिया में नहीं आ पाएगा, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और इसके लिए क्या चाहिए था, पॉलिटिकल पावर चाहिए थी। तो ही लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इन डिटेल। इंडियन स्टेट वर coexisted with accepting the alliance, otherwise force was used। उसने बोल दिया कि देखो, कोई भी इंडियन रूलर या प्रिंस किसी भी तरीके का अलायंस नहीं बनाएगा, ठीक है, और अगर बनाया तो भैया हम उसे बाई फोर्स रोक देंगे, यानी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए हुआ ये कि वेलेस्ली ने इंडियन स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट करना स्टार्ट किया कि आपका हमें फॉरेन मैटर हमें चाहिए, मतलब फॉरेन अफेयर जितने भी आपके होते हैं वो हमें हमारे अंडर में दे दो आप, हम आपकी सेफ्टी बना के रखेंगे और हम आपका ट्रेड भी संभाल लेंगे। और इसके तहत इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंडर में लिया था। तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला सब्सिडियरी अलायंस लेकर कौन आया, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और इसमें बेसिकली था क्या कि किसी भी इंडियन रूलर को एक तरीके से अपने अंडर में या फिर अपने कंट्रोल में लेना, और फिर कुछ सब्जेक्ट यानी कुछ मैटर्स कौन संभालेगा, ब्रिटिशर संभालेंगे, ये बात, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अगला है साइलेंट फीचर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। यानी अगर आपसे लिखने के लिए आ जाए कुछ 50-60 वर्ड्स के अंदर कि सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, तो देखिए, पहला, एक्सटर्नल रिलेशंस वर सरेंडर्ड टू द केयर ऑफ द कंपनी। यानी एक्सटर्नल रिलेशंस जो होंगे वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, कंपनी टेक केयर करेगी। और कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी टेक केयर करेगी। नो स्टेट वाज टू डिक्लेयर वॉर विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी। कोई भी एम्पायर वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता कंपनी से पूछे बिना। ऑल्सो
मेडिटेशन ऑफ कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट विद अदर स्टेट्स। यहाँ पे मेडिटेशन मतलब ये है कि अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है, अप्रूवल चाहिए होगा कंपनी का किसी तरीके का नेगोशिएशन करने के लिए। नेगोशिएशन यानी किसी दूसरे से बातचीत करने के लिए। अगला है कंपनी ट्रूप्स वर रिक्वायर्ड टू बी स्टेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। और कंपनी की ट्रूप यानी आर्मी रहेगी उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, उस स्टेट के अंदर, और वो देखभाल कर रही होगी स्टेट का भी, और दूसरे के साथ अगर फाइट वाइट करनी है तो वो भी यही संभालेंगे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज ट्रूप्स लार्जर स्टेट्स gave the sovereign right over certain part of their territory। अब क्योंकि इतनी सारी आर्मी रखनी पड़ेगी तो खर्चा होगा कुछ ना कुछ, खर्चे के लिए मनी चाहिए होगी, तो वो मनी कहाँ से लेके आएंगे? या तो वो राजा सीधे अपनी मनी उसको दे दे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अगर डायरेक्टली मनी नहीं दे पा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस केस में किसी भी एरिया का मतलब कोई भी एरिया जहां से वो टैक्स इकट्ठा कर पाए, टैक्स कलेक्ट कर पाए, वो इनको देना पड़ेगा, और उस टैक्स के थ्रू ये अपनी कंपनी की जो आर्मी होगी उसको चला रहे होंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई। While smaller states were required to pay in cash। और अगर छोटी स्टेट है, एरिया है ही नहीं बहुत ज्यादा, तो भाई सीधे रुपए देने पड़ेंगे उसको, कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ब्रिटिश रेजिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू स्टे इन द स्टेट। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एक ऑफिसर टाइप, एक ऑफिसर रैंक का इंसान उस स्टेट में रहेगा और वो देखभाल करेगा। अगला है कंपनी वाज नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स। और कंपनी ने बोल दिया हमें फॉरेन अफेयर से मतलब है, इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए है कि इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफियर नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स इंटरफियर तो हर मैटर में करेंगे, ठीक है, हर एक मैटर में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे होंगे? इंटरफियर कर रहे होंगे। कंपनी वाज नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स, ये बात हमने समझ ली। स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन ऑफ द कंपनी इन एम्प्लॉइंग यूरोपियंस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन प्रिंसली स्टेट्स को परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उन्होंने किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के पर्सन को रखा तो। यूरोपियन पर्सन का मतलब ये होता है चाहे फ्रांस का है, किसी और किसी भी कंट्री का है, अगर उस पर्सन को इन्होंने जॉब पर रखा या फिर उससे कोई हेल्प ली। और जॉब पे रखने का मतलब क्या होता था पुराने जमाने में? जॉब पर रखने का मतलब सिर्फ इतना हुआ करता था कि या तो उन्होंने आर्मी की हेल्प ले रखी है उस इंसान से, या फिर वो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, या फिर कोई कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। तो उन सभी चीजों को करने के लिए पहले परमिशन किसे लेनी पड़ेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। अब देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं यूपीएससी के, है ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन से ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, पूछते हैं कि एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एंड एग्जामिन इट। तो ये हमने उसी पैराग्राफ के हिसाब से दिया हुआ है कि इसे हमें ऐसे याद रखना है और ऐसे पॉइंटों में लिखना है हमको। अगला देखिए, नेक्स्ट है एडवांटेज टू कंपनी। कंपनी को क्या फायदा हो रहा था इससे ना, तो कंपनी को तो फायदा ही फायदा था, लेकिन तब भी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे कि कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। This allowed the company to maintain additional troops at strategic locations without any significant expenses। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चा किए अपनी आर्मी को अलग अलग रखने का मौका मिल गया। यानी वो अब दूसरे एम्पायर में, दूसरी टेरिटरी में अपनी आर्मी को भी रख पा रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना पड़ा, और आराम से उनकी खर्चा क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जितनी ट्रूप रखी जा रही है या तो वो कैश में उससे रुपए ले रहे हैं या फिर वो किसी एरिया से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली तरीके से फ्री में अपनी आर्मी रखने का मौका उनको मिल गया। पहली चीज तो ये फायदा हुआ। दूसरा, it disarmed the Indian state and deprived the Indian princes any means of forming any confederacy against the British। तो इससे एक अगला ये फायदा हो गया कि जब सेफ्टी की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स ने ले ही ली है तो कोई भी इंडियन स्टेट अपने यहाँ पे आर्म्स वगैरह रखेगी ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं सेफ्टी तो हम देख रहे हैं, तुम मत बनाइए हथियार, तुम मत बनाओ हथियार, अपना कुछ और काम करो। ठीक है, और इससे एक ये भी हो गया कि जब हथियार सारे के सारे ब्रिटिशर्स के अंडर में होंगे तो कभी भी ये लोकल प्रिंसेस जो हैं
किसी दूसरे के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, किसी दूसरी कंट्री के लोगों के साथ या फिर आपस में क्या नहीं कर पाएंगे, कोई भी अलायंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। By stationing their troops in the territory of Indian states, British gained control of the strategic and key location in India। और ये जो इन्होंने अपनी ट्रूप्स रखना स्टार्ट की, इस ट्रूप्स के रखने की वजह से ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब इनके पास ये फायदा हो रखा है कि ये अपनी आर्मी संभाल सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़ने पर दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर किसी से फाइट हो जाए तो फटाफट से उस जगह से अपनी आर्मी भेज भी देंगे दूसरे जगह हेल्प करने के लिए। तो ये सारे फायदे इनको हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री के टर्म से बेनिफिट देने वाली चीजों को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। अगला है इट अक्वायर्ड द पावर टू इफेक्टिवली काउंटरैक्ट एनी पॉसिबल फ्रेंच मूव इन इंडिया। तो ये वही चीज लिख दी इन्होंने कि सपोज जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, कभी फ्रेंच आर्मीज आ जाए यहाँ पे, तो फटाफट ये काउंटर अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर, इसमें ये इनको फायदा मिल गया। अगला है कंपनी अक्वायर्ड टेरिटरीज इन फुल सोवरेनिटी ऑफ सर्टेन टेरिटरीज व्हिच वर ग्रांटेड टू देम बाय इंडियन स्टेट्स इन लिeu फॉर द अपकीप ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। इसमें एक चीज ये भी फायदा हो गई कि कई जगह तो कंपनी को फुल फ्रीडम दे दी गई, उनको बोला गया कि भैया जो करना चाहो करो, आर्मी रखो, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से यहाँ पे रह सकते हो, फुल फ्रीडम। और यही चीज ब्रिटिशर्स को आगे प्रवोक करेगी कि क्यों ना हम जब छोटे से एरिया पे रूल कर पा रहे हैं तो पूरे इंडिया पे रूल कर लेते हैं, है ना, वो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ नवाब ऑफ हैदराबाद को ये डिफीट कर देंगे और लगभग 1800 के आसपास इनका डोमिनियन हो जाएगा नवाब ऑफ हैदराबाद के ऊपर। देन रूलर ऑफ मैसूर 1800 में, राजा ऑफ तंजौर एरिया जो वहां पे था ये, ठीक है, नवाब ऑफ अवध 1801, द पेशवा 1801, भोसले राजा ऑफ बेरार 1803, द सिंधिया, सिंधिया वही ग्वालियर वाले, ठीक है ना, 1804, एंड राजपूत स्टेट्स वर मेड टू साइन ट्रीटीज। और कुछ राजपूत स्टेट्स ने इनके साथ ट्रीटी साइन कर ली। अब देखो इनको सीक्वेंस में लिख लेना, ऐसे लिखना 1798 हैदराबाद, 1799 तंजौर, देन मैसूर 1800, देन अवध 1801, पेशवा 1801, एंड राजा भोंसले और बेरार 1803, और सबसे आखिरी में कौन है, सिंधिया 1804। कई बार ये मैच करने के लिए आ सकता है आपके पास, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा ईयर के साथ, तो इनकी आपको ईयर बार बार याद करनी है, ठीक है, हो पाएगी याद, मतलब करनी ही है, ऑप्शन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि कब कब इन्होंने कौन से एरिया पे कंट्रोल कर लिया था। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हमने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है काफी कुछ, है ना, और हम दो चीजें तो इस बारे में जानते हैं, तो डलहौजी ने स्टार्ट किया था, और झांसी को इसी के तहत वो अपने डोमिनियन में लेना चाह रहे थे। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में, लॉर्ड डलहौजी held that the rules of the state which were tributary and owned subordination to British government required the assent of the British government for adoption which it had the right to refuse। अब देखो ये जो लाइन है लास्ट में, which it has a right to refuse, ये ही मेन मुद्दा, ये गड़बड़ा है। तो अगर ये नहीं होता ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या लिख रहा है इसमें, बोल ये रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि अगर किसी इंडियन स्टेट के अंदर जो या तो ब्रिटिश के अंडर में है या डोमिनियन या फिर कोई भी ट्रीटी हो रखी है इनकी ब्रिटिश के साथ, वहां पर अगर कोई भी अडॉप्ट करता है किसी चाइल्ड को, कोई राजा मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए, तो उस केस में अडॉप्ट कर सकता है वो इंसान, वो राजा अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन उसे परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर से, और ब्रिटिशर्स के पास ये राइट होगा रिफ्यूज करने का।
एक तो ये होता है जैसे अपन आते हैं ना कि पापा मम्मी से बोला कि खाना खाना है, पापा ने कहीं मना ही नहीं करा, ये वही चीज है कि भाई पूछना ठीक है लेकिन रिफ्यूज भी कर सकते हैं, ये मुद्दा डिफ्यूज मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिफिकल्टी वाला है कि इन्होंने बोला बच्चा गोद लेना है, वो बोलते नहीं लोगे, तो ये तो तरीके से वही हो गया कि भाई राजा मर जाएगा तो एम्पायर अपने आप ही इसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा, तो इसी को बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे देखिए, एज फॉर द प्रिंसिपलिटीज दैट वर क्रिएटेड और रिवाइव्ड बाय द ग्रांट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डलहौजी held that succession should never be allowed to go by adoption। और अगली चीज उन्होंने ये बोल दिया कि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी ये चीज नहीं चाहेगी कि जो सक्सेशन होना चाहिए, सक्सेशन मतलब होता है कि एक राजा के बाद जो अगला राजा बनेगा ना वो अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हिंदी में समझिए, जहां तक उन रियासतों का सवाल है जो ब्रिटिश सरकार के अनुदानों द्वारा बनाई गई है या पुनर्जीवित की गई है, पुनर्जीवित का मतलब ये होता है कि भैया पहले वो खत्म हो गई हो, दोबारा ब्रिटिशर्स ने कुछ रुपए दिए गए हो और फिर वो एम्पायर बना हुआ हो। डलहौजी ने माना कि उत्तराधिकार को कभी भी गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यानी उत्तराधिकार वाला जो क्वेश्चन होगा ना, मतलब उत्तराधिकार नेक्स्ट राजा कौन बनेगा उसमें अडॉप्ट नहीं कर सकते आप बच्चे को, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को संरक्षित सहयोगियों के मामले में गोद लेने से संबंधित कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो देखिए यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज नो राइट रिलेटेड टू अडॉप्शन इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नॉट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने बोला कि देखो ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नया चीज नहीं है कोई भी, मतलब हम लोग पहले से इसको इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने आज इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एज अर्ली एज 1834, ये बोलना चाहिए कि पहले के टाइम जब 1834 था तब द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन दैट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ lenient successor, the permission to adopt was an indulgence that should be the exception, not the rule, and should not be granted but as a special mark of favor and approbation। इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो कि मैं इसमें नीचे पढ़ देता हूँ। 1834 की शुरुआत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्धारित किया था कि वंशागत उत्तराधिकारियों की विफलता के मामले में, अगर मतलब कोई लीगल हेयर है ही नहीं, ठीक है, गोद लेने की अनुमति एक भोग या कि अपवाद होना चाहिए, मतलब हम बस स्पेशल केस में परमिट कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार जब भी उत्तराधिकारी नहीं होगा तो अडॉप्ट करना लीगल होगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं और प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक विशेष चिन्ह के रूप में अनुग्रह और अनुमोदन का है। मतलब अगर मान लो वो उस पर एग्री कर जाए कि ठीक है आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए, है ना, आप कोई दूसरा चाइल्ड ले लीजिए, तो बात अलग है, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स चाहें तो उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं, और डलहौजी ने इसी फोकस किया। डलहौजी कॉन्ट्रीब्यूशन ले इन अप्लाइंग इट यूनिफॉर्मली, और डलहौजी ने ये सभी के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया कि बोला अब से कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा, और करेगा तो पहले पूछेंगे हमसे, अगर हमने परमिशन दिया तभी जाके वो अडॉप्ट कर सकते हैं। He did not neglect any opportunity in consolidating the territories of the East India Company। और डलहौजी ये चाह रहा था कि कोई भी मौका ना छूट जाए इंडियन अंपायर को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज करने का, यानी हर एक छोटे से छोटा मौका अगर मिलता है तो वो इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स में मर्ज कर देगा, है ना, उसका मोटिव ये है। The state annexed by the application of doctrine of lapse under the Lord Dalhousie were, कौन कौन सी स्टेट्स थी जिनको डलहौजी ने एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सबमर्ज किया? वो है सतारा 1848, जयपुर एंड संभलपुर 1849, ठीक है, बाग बागहाट या फिर बागहट बोलते हैं इसको 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। इनको आपको लर्न करना है ईयर वाइज। ये जो क्वेश्चन, ये जो डेटा है, ये या तो आपके डायरेक्टली यूपीएससी के मेंस में काम आ जाएगा, मतलब जीएस वाले पेपरों के अंदर, और अगर जीएस वाले पेपर में काम नहीं आता है तो ये मोस्टली ऐसे में तो काम आ ही जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है हमें। क्लियर? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तक हमारा हो गया, और ये दो ही पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की मेनली,
जहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ तक पहले बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। यस, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद है एंग्लो मैसूर वॉर। वो मैं सोच रहा हूँ कि एंग्लो मैसूर वॉर हम लोग अलग ही ट्रीट करेंगे, मतलब अलग से ही। तो अभी जो हमारा कंटिन्यूशन में था वो इतना ही है ना? यहाँ तक हमारा हो गया, हमने ये पॉलिसीज पढ़ ली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं यहाँ तक की पीडीएफ आपको भी भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपको मैं भेज दूंगा, है ना, थोड़ी बहुत देर में मिल जाएगी आपको। बाकी समझ में आ रहा है? हाँ सर. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को भी। अभी के लिए इतना ही करते हैं, कल संडे है, कल ये पूरा याद कर लीजिएगा आप यहाँ तक का। देन अगली क्लास में हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर और जो अलग अलग वॉर्स है ना, वो हम लोग करेंगे वन बाय वन। जो भी पीपीटी यानी जो पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा उसको उसी टाइम याद कर लीजिएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैकलॉग मत छोड़िएगा। सर ये सब वर्ड्स तो पढ़े थे ना? पढ़े थे, लेकिन मैं एक बार दोबारा से आपको पीपीटी के फॉर्म में दे देता हूँ, है ना। पढ़ा तो वैसे इसमें भी काफी कुछ था हम लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन अब जब हम लोग एक चीज कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं तो हम लोग हर चीज लेके चलते हैं ना, सब कुछ दोबारा करा देते हैं आपको। ओके, और मॉर्निंग में भी आप लोग आइए, मॉर्निंग में हम लोग सी सेट कर रहे हैं, तो जब अगर मैं थोड़ा रिदम में आ गया हूँ तो आप लोग भी थोड़ा रिदम में आ जाइए, है ना, वैसे भी मोस्टली डिस्टर्ब हो जाता है मामला। सर हाँ जी। करेंट अफेयर्स का प्रॉब्लम है सर, क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा. देखो, करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो पेपर ही पढ़िए, सबसे मेन चीज तो पेपर है। सर न्यूज, मैगजीन्स. देखो, मैगजीन्स पढ़ोगे लेकिन बेस कहाँ से बनाएंगे आप? बेस तो बेसिकली आप न्यूज़पेपर से ही बना पाओगे ना। अगर मैगजीन से काम नो डाउट काम चलेगा, लेकिन पहले आप बेस तो बनाइए उस चीज का, तो इसलिए आप पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए डेली बेसिस पर। मैं मोस्टली बेचता भी सर हूँ। हाँ, आज और कल क्या पढ़ाया था सी सेट में? हाँ, मैं इसमें ना बिल्कुल आपको, है ना, मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा जो भी पढ़ाया था, है ना, क्वेश्चन कराए थे बेसिकली, एंड उनके वीडियोस अपलोड जल्दी ही हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, मानो आप, पक्का मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वीडियो बना हुआ रखा है, उसको थोड़ा एडिट करना है बस, बाकी वीडियो अवेलेबल है, तो वो अपलोड हो जाएंगे, है ना, उसके लिए चिंता मत करिए आप। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? हाँ, मॉर्निंग में आप लोग ज्वाइन करिए। हम मॉर्निंग में अभी सी सेट का करा रहे हैं, जैसे ही सी सेट का हम लोग कर लेंगे ना, वैसे ही हम लोग करंट अफेयर पे आ जाएंगे, क्योंकि सी सेट मोस्टली अगर मैंने एक महीने भी पढ़ा दिया ना मॉर्निंग में कंटिन्यू, तो हम लोग सी सेट कंप्लीट कर लेंगे अपनी एक महीने के अंदर। फिर बस प्रैक्टिस बचेगी, तो प्रैक्टिस के लिए फिर मैं टेस्ट कराऊंगा, है ना, टेस्ट जैसे कि हम लोग उनके लेते हैं जो अलग से पढ़ रहे हैं, उनके जो अलग ग्रुप है उनका, तो टेस्ट फिर हो जाएंगे, तो टेस्ट से अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो सी सेट में प्रैक्टिस चाहिए आपको, और फिर हम उसका पेपर डिस्कस कर लिया करेंगे हर हफ्ते। हर दूसरे हफ्ते पेपर कराया और फिर एक दिन डिस्कस कर लिया, तो प्रैक्टिस बन जाएगी, और एक महीने में सी सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा यूपीएससी से रिलेटेड है। मतलब हमें सी सेट बस क्वालिफाई करना होता है, और डेफिनेटली आप 60-70% मार्क्स ले आओगे उसमें आराम से, तो वो हमें हमारे लिए मोर देन एनफ है। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बस प्रैक्टिस सब कुछ सीख जाओगे आप सी सेट के अंदर। तो सी सेट का तो बस छोड़ दो, अगर एक महीने ही पढ़ा दिया ना मैं मॉर्निंग में लगातार, तो अपना काम हो जाएगा सी सेट का तो। ओके, फिर हम लोग करंट अफेयर पे आ जाएंगे, बिल्कुल मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर रखेंगे, और फिर इवनिंग में हमारी जीएस की क्लास चलती रहेगी। ओके, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ठीक है, अभी इतना ही है, क्योंकि आपको मालूम ही है कल परसों नरसों ये लॉन्ग वीकेंड आ गया है, तो मतलब वीकेंड क्या, हमारे लिए वीकेंड है, वैसे वीकेंड नहीं होता है ना, हमारा तो डिफरेंट सिस्टम चल रहा होता है, तो इसलिए आज कहीं मतलब ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्या बताऊँ, बस हो रहा है लाइफ के अंदर। तो आप भी पढ़िए, इसकी पीपीटी मैं मतलब पीडीएफ भेज दूंगा आपको, और कुछ और चाहिए तो बताइएगा। बाकी वो पेपर मैंने आज का नहीं भेजा है, कल परसों वाले भेज चुका हूँ। तो प्रियंका, आप रीडिंग कर रहे हैं पेपर की रेगुलरली?
है ना। और मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन भी भेजे थे, ट्राई किया उनका आंसर राइटिंग। सर अभी लिखना बाकी है सर, हाँ लिखा है बस बस देखो लिखना बाकी यही गड़बड़ी कर गया आप। इस चीज को छोड़ना नहीं है। हमारा मन क्या होता है ना, बोलता है कि यार कुछ नहीं होता, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है हमें बस वो चीज, ठीक है। आप बस ध्यान ही रखो, हमें पहले अपने आप को रिदम में लेके आना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अगर आप लिखना सीख गए ना, सही लिखना क्या है वो तो बहुत जल्दी सीख जाओगे आप, लेकिन लिखने की हैबिट डालनी है आपको, ठीक है। ये चीज समझिएगा ओके आप। सर। लिखना जरूरी है, सही लिखना वो तो बात की मैटर है, वो सब तो आप सीख जाओगे, लेकिन पहले लिखना आना चाहिए आपको। हाँ, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं, जैसे प्रियंका को अभी थोड़ा स्टार्टिंग में करना था, हाँ हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चंस के आंसर भी मैं दूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, समझाऊंगा भी मैं, है ना। लेकिन वो काम थोड़ा अभी हम लेट करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग में प्रियंका को करनी थी प्रैक्टिस, तो इसलिए हमने इनको दिया हुआ है। आपको भी कराया जाएगा, बट उसकी हम लोग स्टार्टिंग थोड़ी लेट करेंगे, क्योंकि अभी उतना पढ़ा ही नहीं है ना। जब उतना पढ़ा ही नहीं तो आंसर कहाँ से लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे। तो हम चाह रहे हैं पहले लिख लो, मतलब पहले पढ़ लो, फिर लिखवाएंगे आपसे क्वेश्चन, और भरपूर लिखवाएंगे, चिंता मत करिए, है ना। हम दिन का हर दिन एक ऐसे कर रहे होंगे और 5 क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो इतना वर्क होगा कि आप चिंता ना करो। बट पहले हमारा फोकस ये है कि हम लोग चीजें इकट्ठी, मतलब पढ़ लें, कंटेंट पढ़ लें। जब कंटेंट पढ़ लेंगे फिर हमारे लिए आसान होगी चीजें करना। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। मंडे मिलते हैं, मंडे मॉर्निंग 6 AM। सॉरी, ओके सर। हाँ थैंक मंडे यू है ना। सर, गुड नाइट। हाँ मंडे मिलते हैं, ओके ठीक है। सर मंडे तो 15 अगस्त है। हाँ तो कहीं जाना है, PM से मीटिंग मीटिंग है आपकी? सर मैं जानती हूँ, वो नहीं जानते। अच्छा ठीक, अरे नहीं, कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। छुट्टी वुट्टी नहीं, छुट्टी वैसे ही बहुत हो जाती है, वैसे मैं गायब हो जाता हूँ, छुट्टियां वैसे हो जाती है अपनी, है ना। तो इसलिए कोई फेस्टिवल नहीं। नहीं सर, हाँ मेकअप हो जाएगा हाँ। हाँ वो मैं वैसे भी गायब हो जाता हूँ, तो अलग ही बात है। तो जिस दिन मैं अवेलेबल हूँ उस दिन तो अपन क्लास लें, क्योंकि वो मेरा आना जाना रहता है, तो वैसे ही बंद हो जाती है क्लास। तो इसलिए अपन छुट्टी वुट्टी नहीं बनाएंगे, जैसे अपन लोगों ने राखी की भी नहीं बनाई है ना, इसलिए नहीं बनाई थी, क्योंकि जब अवेलेबल हो तो पढ़ लेते हैं। हाँ जब नहीं है तो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन।